नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। हेल्थ की बात में आपका स्वागत है और आज हेल्थ की बात में बात करेंगे चिकन पॉक्स की, जिसे आप और हम में से ज्यादा लोग माता के नाम से जानते हैं। एक बेहद ही तेजी से फैलने वाला वायरल है, संक्रमण है, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लोग परेशान हैं। हम में से काफी लोग इस बीमारी से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि ये बीमारी अपने साथ ऐसे फफूले लेकर आती है जो शायद निशान छोड़ दे। लेकिन इस बीमारी ने एक वक्त में बहुत आतंक मचाया है और आज भी कई केसेस में इसके बहुत एक्सट्रीम इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। एक बात राहत की अब ये है कि अब इस बीमारी से बॉडी अगर एक बार इम्यूनिटी पा ले तो वो सचेत हो जाती है और दोबारा चिकन पॉक्स नहीं उभरता है। लेकिन ये सुनकर आप इसकी जटिलता को, इस बीमारी को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि निमोनिया, इंसेफेलाइटिस और भी कई तरह की दिक्कतें दे सकती है। साथ में इस बीमारी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की मान्यताएं, किस बात में कितनी सच्चाई है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि आखिर इस बीमारी के लक्षण कारण क्या है। तो देखिए, चिकन पॉक्स के होने का कारण वार्सिला जोस्टर वायरस होता है। ये वायरस है और इसी की वजह से चिकन पॉक्स की दिक्कत हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा वायरस के संपर्क में आने की वजह से ये दिक्कत, ये बीमारी हमको हो जाती है, जहाँ पर देखा गया है कि जो स्नीजेस हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, उनके जरिए ये संक्रमित हो सकता है। यानी कि चिकन पॉक्स से कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसके छींकने या खांसने से ये कंटेमिनेट दूसरा व्यक्ति हो सकता है। वहीं इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के फफोले से निकले जो तरल पदार्थ है, जो मवाद है, इसके संपर्क में आने से भी ये वायरल आगे फैल सकता है। वहीं चिकन पॉक्स के होने का एक और कारण ये भी है कि ये दांत वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से रैशेस से भी फैल सकता है। तो वहीं चिकन पॉक्स होने के कारण आप कैसे समझेंगे? शुरुआत में सबसे पहले ददरे पड़ेंगे, आपकी बॉडी में रैशेस दिखने को मिलेंगे, ये इसकी पहली पहचान है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि पूरे शरीर में फुंसियां जैसी चकतियां हो जाती है, ब्लिस्टर्स पैदा हो जाते हैं और इन ब्लिस्टर्स में देखा गया कि पानी भर जाता है, उभरे ददरे की शुरुआत होती है जो बाद में लाल रंग, लाल रूप ले लेती है। इसके अलावा ये जो ददरे हैं, यही बाद में ब्लिस्टर्स बनते हैं, फफोले बनते हैं और इसमें पानी भरता है, जिसके बाद ये फूटकर खुरदुरे हो जाते हैं। वहीं प्रमुख रूप से ये चेहरे पर देखे जाते हैं, खोपड़ी पे देखे जाते हैं, पीठ में, टांगों और हाथों में ये प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। वहीं चिकन पॉक्स में पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है, तेज़ इरिटेशन आप महसूस कर पाते हैं और ये इरिटेशन आपको नहाते वक्त ज़्यादा महसूस होगी। वहीं कमर में भी तेज़ दर्द हो सकता है, कमर में अकड़न रहती है और पूरे शरीर में ऐंठन हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सीने में जकड़न की होना इसकी खास पहचान है। सीने के एरिया में आप जकड़न महसूस करते हैं। नहाने और दवा लेने के बाद आप ये इरिटेशन, ये खुजली ज़्यादा महसूस करते हैं। ये एक और कारण है कि आप समझ पाएँ कि आपको चिकन पॉक्स हुआ है। इसके अलावा ये चिकन पॉक्स निमोनिया के लक्षण भी आपको दे सकता है। फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत होती है। इंसेफेलाइटिस के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। उल्टी, सरदर्द और गर्दन में अकड़न देखने को मिलती है, जिससे नींद भी नहीं आती है। वहीं चिकन पॉक्स के दाद जिंदगी भर रह सकते हैं, इसीलिए चिकन पॉक्स से आगाह रहने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसे अहम कारण हैं। वहीं चिकन पॉक्स सेकेंडरी इन्फेक्शन में बदल सकता है, तब ये दिक्कत दी है। वहीं 30% चिकन पॉक्स केसेस में मरीजों की जान गई है जब ये सेकेंडरी इन्फेक्शन में बदलता है। वहीं कुछ स्थितियों में रीढ़ की हड्डी के नर्व टिश्यू में ये छिपने का काम करता है, जिसके बाद ये आगे चलकर फिर सक्रिय होता है और घातक हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों में बिना इलाज के चिकन पॉक्स पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन गंभीर मामलों में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता यहाँ पर पड़ जाती है। इसके अलावा क्या इसके जोखिम कारक हैं? बच्चों में, वयस्क में जिसमें इस वायरस के टीके ना लगे हो, वैक्सीनेशन ना हो, उनके लिए ये खतरनाक है। इसके अलावा देखिए कहाँ पर और ये दिक्कत करता है, गर्भवती महिलाओं में, नवजात शिशुओं में ये परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अलावा जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा कैंसर जिन लोगों को है, उनके लिए चिकन पॉक्स दिक्कतदेह हो सकता है। इसके अलावा जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, वहीं जो लोग गंभीर रूप से अस्थमा के शिकार हो, उनके लिए भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा एड्स, HIV, क्रोनिक जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन हो, उसमें चिकन पॉक्स और दिक्कत का कारण बन सकता है।
तो आपने लक्षण जाने, इसके जोखिम कारक जाने, लेकिन इसको डील कैसे किया जाए, इस पर हम तमाम बातें करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करा दूं, डॉक्टर टी.ए. राणा, त्वचा रोग स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर साहिल गर्ग, एसएमआई हॉस्पिटल देहरादून से हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिल गर्ग के पास जाना चाहूंगी। सर, सबसे पहले शुरुआत एक हल्के सवाल से करते हैं। स्वाइन फ्लू या फिर बर्ड फ्लू कह लीजिए और मंकी पॉक्स कह लीजिए, क्या कारण है कि इसको चिकन पॉक्स कहा जाता है? क्या इसके ब्लिस्टर्स चिकन काबुली चने की तरह होते हैं, या फिर जो चिकन है यानी कि ये जो शुरुआत में वायरस होगा ये मुर्गों के जरिए फैला होगा, इसकी वजह से इसको चिकन पॉक्स कहा जाता है? क्योंकि पॉक्स तो हम समझ रहे हैं ब्लिस्टर्स, और क्योंकि लोगों के अंदर भ्रांति हो जाती है, डर हो जाता है कि कहीं इसी से ना फैल रहा हो, जैसे मीट के समय, कोविड के समय में मीट से हो गया था। जी साहिल गर्ग। नहीं, देखिए, आई थिंक इस प्रश्न का आंसर हम बहुत अच्छी तरह तो नहीं दे पाएंगे और शायद जानते भी नहीं है, क्योंकि ये शायद ट्रेडिशनली ही हम लोग इसको चिकन पॉक्स की तरह कहते आए हैं, और ये वाकई में हम लोगों के दिमाग में नहीं आया कि इसको चिकन पॉक्स क्यों कहते थे। छोटी माता, बड़ी माता, ऐसे वो होते थे। स्मॉल पॉक्स छोटी माता होती थी, ये बड़ी माता होती थी। स्मॉल पॉक्स काफ़ी सिवियर होती थी और मोर्टालिटी बहुत हाई होती थी, जबकि चिकन पॉक्स के साथ ये चीज़ कम होती थी। कंपैरेटिवली माइल्डर डिजीज है। तो आई डोंट नो, मंकी पॉक्स के साथ और इनके साथ तो ठीक है, कोई एसोसिएशन है, मे बी शायद बाद में लगे ये ज़्यादा, बट आई एम नॉट अवेयर अनलेस डॉक्टर राणा इज अवेयर, तो आई डोंट नो। देखिए, हेल्थ की बात में ज्यादातर बीमारियों की बात होती है, तो कभी अच्छा है कि शुरुआत एकदम हंसी और खुशी मिजाज तरीके से ही हो। चलिए, आपसे आपने क्योंकि अभी मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की यहाँ पर बात की, तो इससे पहले हम चिकन पॉक्स पे और गहराई से उतरे। डॉक्टर साहिल गर्ग, आप मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बता दीजिए कौन कितनी फैटल है, मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, फिर आगे बढ़ती हूँ। कौन कितनी फैटल, कितनी फैटल हो सकती है? देखिए, स्मॉल पॉक्स सबसे ज्यादा सीरियस और जानलेवा हुआ करती थी, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं हम, इसको इरेडिकेट भी कर दिया गया एंड विद वेरी गुड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज। उसके बाद आई वुड से कि देखिए, मंकी पॉक्स और जो बाकी पॉक्सेस हैं, जनरली ये इतने लीथल नहीं होते हैं, बट ये है कि अगर बहुत मास लेवल पे एक एपिडेमिक के फॉर्म में है तो इनमें लिथैलिटी काफी रहती है। इवन चिकन पॉक्स में भी लिथैलिटी बहुत कम है। आई वाज रीडिंग सम डेटा एंड आई थिंक अराउंड 2014-15 का डेटा मेरे पास अवेलेबल था, जहाँ पे पूरे साल भर में 60 डेथ्स हुई थी, और ये भी जनरली उन लोगों में डेथ्स हुई होंगी जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हुए होंगे, जैसे कि जिनको किडनी डिजीज हो, जिनको HIV हो, जिनको कैंसर हो, जिनको डायबिटीज और मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हो। सो इट इज मोर ऑफ एन एसोसिएशन देन दिस। यस, एक चीज है कि बच्चों में ये संपर्क हमारा आपसे टूट गया है डॉक्टर साहिल गर्ग, एक बार वो दुरुस्त कर ले। हाँ, कहिए, बात पूरी कर लीजिए। जो एक मिनट, सॉरी। हाँ, जो चिकन पॉक्स वगैरह का होता है, जैसे उम्र बढ़ती है, जब चिकन पॉक्स होता है तो वो ज़्यादा सिवियर डिजीज होती है। बच्चों में ये जनरली कम सिवियरिटी की डिजीज होती है और काफ़ी जल्दी इसका इलाज हो जाता है। और जो आई थिंक डॉक्टर साहब हमें ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि त्वचा रोग के साथ ये रिलेटेड रहता है, तो स्कारिंग भी जो है एडल्ट्स में होने में ज़्यादा होती है और यंगर पीपल में कम होती है। बिल्कुल, इसीलिए राणा जी आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को अगर लक्षणों पे हमें जाना हो, क्योंकि आप त्वचा रोग स्पेशलिस्ट हैं, तो कैसे आप बताएंगे किस एरिया पर इनके उगने की वजह से आप ये आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्मॉल पॉक्स है और ये चिकन पॉक्स है? जी जी, देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे लिए इसका डायग्नोज करना बहुत इजी होता है। जो भी होता है तो उसके रैशेज होते हैं और कहीं कहीं वाटरी ब्लिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे, तो उसको हम बोलते हैं इसको चिकन पॉक्स हुआ है। और अगर स्मॉल पॉक्स हुआ है तो वो वाटरी ना होकर के उसमें पस फॉर्मेशन होती है दानों में, बिल्कुल पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स ज्यादा घातक होता है देन चिकन पॉक्स के। ठीक, तो क्योंकि अभी हम चिकन पॉक्स की, हाँ ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। जी जी, मैं वो बता रहा था कि जो चिकन पॉक्स के निशान होते हैं, जो रैशेज आते हैं, उनमें छोटे छोटे दाने होते हैं, उनमें ब्लिस्टर्स होते हैं, वाटरी ब्लिस्टर्स होते हैं वो। और स्मॉल पॉक्स में वो वाटरी
वाटरी नहीं हो करके उसमें पस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये लेकिन डायग्नोज अभी होता हम है क्योंकि कि चिकन इस पॉक्स की प्रकार बात से। कर रहे हैं और हमने ये भी देखा है कि इसके निशान पड़ जाता है, तो अगर बाकी एलर्जी में मैं बात करूं तो अगर ब्लिस्टर्स हो या फिर कोई और रैशेज या कोई और फफूले शरीर में देखे तो उनके निशान नहीं पड़ते, इसमें ऐसा क्यों होता है कि ये निशान छोड़ देता है? क्या स्किन ज्यादा मोटी पिंपल इसकी में वजह बनती यह है? है कि जी। नहीं, इसकी वजह यह है कि जो वायरस होता है ये स्किन को डैमेज करता है, और जहां ज्यादा डैमेज करता है वहां निशान ज्यादा गड्ढा हो जाता है। हम्म। और लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर आ जाए तो पेशेंट को वो निशान भी नहीं देते हैं, लेकिन पेशेंट उसको ट्रीटमेंट ना करके वो लेट होता है, और जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन ज्यादा होने के बाद वहाँ स्किन डैमेज होगी, स्किन डैमेज होने की वजह से उसको स्कैरिंग होगी। ठीक है, कैसे क्या इस पे ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि लोग अक्सर परेशान रहते हैं जिंदगी में, एक ना एक बार तो लोगों को ये हो ही जाता है, इससे ग्रसित होते हैं और ऐसे में उनको अपनी स्किन की क्योंकि बहुत चिंता होती है और ये निशान छोड़ते हैं, तो ऐसे में आप एज अ त्वचा रोग स्पेशलिस्ट क्या बताएंगे? जी हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेटिनो ए क्रीम या कोई इस तरह की क्रीम दे देते थे कि इसको लगा लीजिए, नारियल का तेल लगाइए, उससे थोड़ा बहुत 10-15% फायदा होता था। लेकिन आजकल हम इसे लेजर से ट्रीट करते हैं, और लेजर से 99% तक चिकन पॉक्स स्कार ठीक हो जाते हैं। ये क्योंकि स्कार मुझे ठीक होते 20 ईयर्स हो गए, 22। जी। जी जी, 22 साल मुझे हो गए लेजर करते हुए। मैंने हजारों पेशेंट के चिकन पॉक्स स्कार ठीक किए हैं, जो ज्यादा डीप भी हैं, मिड भी हैं, और सुपरफिशियल भी हैं। बिल्कुल, यानी कि आज के वक्त में जो लोग डरते थे कि चिकन पॉक्स के निशान हम पर छूट जाएंगे, वो भी इंडियन मेडिकल साइंस के थ्रू अब आसानी से ठीक हो सकती है। एक बार फिर से सलील गर्ग जी का मैं रुख करूंगी। सर, ये भी देखा गया इसमें कि कुछ केसेस में जो ये वायरस है ये रीढ़ की हड्डी के नर्व टिश्यूज में कॉमोफ्लाज कर सकता है और बाद में सक्रिय होकर ये और घातक बन सकता है। कितनी सच बात है ये? दो प्रकार से इसको अगर हम बात करें तो होता है, दोनों में बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है। एक तो फ्रैंक चिकन पॉक्स हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेंट्रीपीटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मल्टीलॉक्यूलर लीजन्स हो गए, यूनिलॉक्यूलर लीजन्स, पस फिल्ड पस्ट्यूल्स हो गए, जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ उसमें रहते हैं। और सेकंड होता है जिसको हम लोग हर्पीज ज़ॉस्टर कहते हैं, शिंगल्स कहते हैं, या देशी भाषा में हम लोगों की अपनी भाषा में मकड़ी भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जनरली जो है दे गैंग्लियंस और इनके नर्व उसमें रह जाते हैं और बाद में रीएक्टिवेट हो जाते हैं जब हम लोगों की इम्यूनिटी किसी वजह से कम हुई होती है। और जिस वक्त ये काफ़ी जो है बर्निंग सेंसेशन करते हैं और काफ़ी परेशान करते हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास कई बार आते हैं कि उनके वहाँ पे एक लोकलाइज्ड रैश हो गया, लाल रंग का वो हो गया, और उसके अंदर जो है उनको बहुत जलन वगैरह हो रही होती है। पहले तो इसका इलाज नहीं हुआ करता था, पर पिछले 25-30 सालों में डॉक्टर साहब बताएंगे, आई थिंक आइडोक्सियूरेडिन वगैरह देने से जो है इसका काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाता है, और थोड़ा जो है समथिंग लाइक एमिट्रिप्टिलिन और गाबापेंटिन वगैरह से। बिल्कुल। राणा डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर इसमें हो जाए तो ये कितना परेशान कर देता है मरीज को भी और डॉक्टर को भी? देखिए, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के बाद में पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो पेशेंट को चाहिए कि अगर रैशेज आ गए हैं और वो आपको दर्द महसूस कर रहे हैं, जलन महसूस कर रहे हैं, या आपको फीवर आ रहा है, तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। आजकल स्किन स्पेशलिस्ट हर जगह पे है, और मेरे ख्याल से सबसे बेटर ये है कि स्किन स्पेशलिस्ट इमीडिएट उसका डायग्नोज करके ट्रीटमेंट होता है। हफ्ते 10 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर इसको लापरवाही की तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? क्या इसमें वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है या फिर इसको एंटीहिस्टामिन, एंटीवायरल के साथ कंबाइन वो करके ट्रीट किया जाए? जी देखिए, वैक्सीनेशन है, स्टार्टिंग है, सभी लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए चिकन पॉक्स का, चाहे वो एडल्ट हो चाहे बच्चे हो। आजकल तो सब लोगों को लगते हैं, पहले नहीं लगते थे, तो एडल्ट भी ले सकते हैं। चिकन पॉक्स एक प्रिवेंशन है, 90% प्रिवेंशन बताते हैं जैसे डाटा है हम लोगों का। लेकिन अगर पेशेंट को चिकन पॉक्स हो गया है तो मैक्सिमम एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और सूदिंग क्रीम दे करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जिनको जो सैलिसिलिटिक या फिर स्टेरॉइड थेरेपी में हो, क्या उनके साथ भी एंटीवायरल बाकी दवाइयाँ चल जाती है या फिर उनके लिए कोई और आप मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं? देखिए, वो तो डायग्नोज कर ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट को अगर कोई ऐसी चीजें एलर्जी करता है, किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, बहुत सारे कई लोगों को पैरासीटामोल से एलर्जी होती है, तो उन चीजों को अवॉइड करके दूसरे कंपोजिशन लगा करके हम उसको ट्रीट करते हैं।
ठीक है, इसके अलावा ये भी मैं जानना चाहूँगी, अब मैं सलील गर्ग जी पे आती हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वैसे तो ये बीमारी उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं रह गई है अब, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको ये बीमारी बहुत दिक्कत दे देती है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो नवजात शिशु है, अगर माँ चिकन पॉक्स से ग्रसित है, ऐसे में नवजात शिशु को न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है या फिर जन्मजात दाग की प्रॉब्लम हो सकती है और आंखें भी खराब हो सकती हैं। कैसा है? कह रही हैं कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन में होता है तो इसका जो है ट्रांसमिशन भी होता है एंड अराउंड 10 to 15% ऑफ दी किड्स और फीटर्स जिसको हम कहते हैं दे गेट अफेक्टेड। और जैसे आपने बताया कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि चिकन पॉक्स के साथ कंपेयर टू अदर डिजीजेस जैसे मम्स मीजल्स या ये है उसके मुकाबले कम फीटल एनोमलीज होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आज की तारीख में जनरली हम लोग फीटल स्कैनिंग मोस्ट ऑफ दी बच्चों की कर ही रहे होते हैं, स्पेशली अगर लेडी जो है जब प्रेग्नेंट हो और उसको तब चिकन पॉक्स हो जाए। तो यदि इसको सही टाइम पे हम लोग पिकअप कर लेते हैं और अगर हमें लगता है कि कहीं पे बच्चे में खराबी आ सकती है तो ये ऑप्शन जो है पेरेंट्स के पास रहता है कि विद बिफोर 24 वीक्स और सो उस चीज़ को अवॉइड करके या उस चीज़ को उस तरह से मॉडिफाई कर लें। बहुत सारे लोग नहीं प्रेफर करेंगे, लेकिन मैंने ये भी तो सुना है कि इसमें यही जोरिस्टा की इम्यूनोग्लोबुलाइज वैक्सीन दे दी जाती है। क्या इसको अवॉइड करना ही लास्ट ऑप्शन होता है या फिर इसको पहले ट्रीट करने की भी हर संभव कोशिश की जाती है? सलील जी। तो एक अलग चीज़ है ना। और ट्रीटमेंट इसको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो जनरली आईवीआईजी वो इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह देके, बट आई डोंट थिंक दैट इज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है। के टीए राणा जी पे वापस जाती हूँ। सर ये भी कहते हैं इसमें कि हाइजीन प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है, तो अगर अपने लेवल पे जो प्रिवेंशन करना चाहे या फिर इसके बाद जो रेडिकल अप्रोच अपनाना चाहे तो उनको आप किन प्रैक्टिसेस का हवाला देंगे अपने लेवल पर करने के लिए, मेडिकेशन से हटकर? देखिए, मेडिकेशन से पहले सबसे पहले तो यही अवेयरनेस होनी चाहिए कि सभी को वैक्सीनेशन मस्ट है चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स से प्रिवेंशन हो गया। दूसरा, अगर सपोज करो वो नहीं ले पा रहे हैं, इम्यूनिटी अच्छी है बंदे की, तो वो ये भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वायरस केवल मल एरियाज में या ऐसे क्लस्टर एरिया में आता है। वायरस अच्छी जगह पर भी आ सकता है, इतने भी नीट एंड क्लीन हो वायरस वहां भी आ सकता है, क्योंकि ये स्प्रेडेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस है। कहीं दूसरे के संपर्क में हम आए, किसी कोई मेरा कोलीग है डॉक्टर, उसको वायरस है, मैं उसके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ तो मुझे भी आ सकता है। तो वायरस जो ऐसा होता है कि वायरस किसी एरिया को या किसी जगह को नहीं देखता, वायरस स्प्रेड होता है तेजी के साथ में। लेकिन ये भी मुझे बता दीजिए कि बॉडी में एंटर होने के बाद, इससे पहले कि वायरस अपना असर दिखाए, जब तक वो एक कैमोफ्लेज की स्टेज में है, क्या उस वक्त भी ये दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है? क्योंकि तब तो नहीं पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को ये इससे संक्रमित है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें मालूम नहीं है, अगर किसी को इन्फेक्शन है और हमें मालूम नहीं है कि उसके इन्फेक्शन है तो तब भी कर सकता है। अगर उस बंदे को इन्फेक्शन है लेकिन उसको ऐसे सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे, उसको है, उसने नहीं बताया कि मुझे चिकन पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है या उसे पता ही नहीं है कुछ वायरस, तो वो पॉसिबल है कि हमें आ जाए। ठीक है। और क्या एक टाइम फ्रेम रहता है बॉडी में एंट्री के बाद इन्फेक्शन शुरू होने से बीच में, इस बीच में क्या टाइम फ्रेम रहता है, कितने दिनों का टाइम फ्रेम रहता है? देखिए, ये सिम्टम्स पेशेंट को, जैसे अगर हम दूसरे के संपर्क में आते हैं तो विद इन 24 आवर्स में पता लग जाता है कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 7 दिन के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा। विद इन 24 आवर्स वो वायरस एक्टिव है चुकी, इसलिए विद इन 24 आवर्स ही उसका पता लग जाता है कि उस बंदे को चिकन पॉक्स था, मुझे भी चिकन पॉक्स होने के पूरे चांसेस। ठीक है, सलील जी पे जाऊंगी। रेडे वायरस होता है, रेडे सिंड्रोम होते हैं और इंसेफेलाइटिस होता है। इसके अलावा भी ये भी कहा जाता है कि जो चिकन पॉक्स है ये ब्लड इन्फेक्शन दे सकता है, रीढ़ की हड्डी में सूजन दे सकता है। इससे कैसे बचा जाए और कितने केसेस में ऐसा होता है? आप कितने केसेस में ऐसा देख पाते होंगे? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आप बात कर रही थी, मैं पहले एक सेकंड के लिए उस वाक्य पे बताता हूँ कि पहले तो ये इन्फेक्शन जनरली 3 दिन तक साइलेंट रहता है जब तक पस्ट्यूल्स नहीं होते, और उसके बाद 3-4 दिन बाद तक जब तक पस्ट्यूल्स मैच्योर हो रहे होते हैं तो तब तक होता है। क्योंकि मेरे भी जानने में, जब मैंने अपने आंखों देखी ये चीज देखी, तो कुछ एक वक्त 2-3 दिन का वक्त लगा था ये फैलने में,
और ये समझने में उस इंसान को भी नहीं पता चला 2-3 दिन तक कि उसको चिकन पॉक्स हो गया है। जी, मैं 95 की बात बता सकता हूँ कि मैं पानागढ़ से कलकत्ता गया था। उस वक्त शायद मेरे में लेटेंट इन्फेक्शन था। वहाँ मेरे मित्र थे जो कि आज बड़े फेमस हार्ट सर्जन हैं, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और बड़ा उन दिनों बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग सब आर्मी में थे और फील्ड एरियाज में पोस्टेड रहा करते थे, तो बड़े गले वले मिले और सब कुछ हुआ। जब लौट के आए तो मेरे को चिकन पॉक्स हो गया और 5 दिन के बाद उसका भी हो गया। और हम लोग उस वक्त पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे और दोनों फेल हो गए। तो तो ये भी चीज होती है कि ये चीज होती है। रही ये बात कि जो इसके आपने जो न्यूरोलॉजिकल और ये कॉम्प्लिकेशंस की बात करी, तो ये काफी रेयर होते हैं। ये काफी रेयर होते हैं, मे बी इवन लेस देन 1% में देखे जाते हैं। और ज्यादातर ये उन्हीं लोगों में होते हैं जो कि किसी ना किसी तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं या वीकेंड जिनकी इम्यूनिटी रहती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं इनमें जो है कई बार ये एंसेफेलाइटिस भी हम देखते हैं, और जैसे एंटीवायरल ड्रग डॉक्टर साहब ने बताया उसी के थ्रू ट्रीट कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो बाकी भी सिंड्रोम्स हैं ये भी उसी तरह से ट्रीट किए जाते हैं। तो जो बेसिक चीज होती है इसका इलाज ये चीज होता है कि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, डायबिटिक हैं, ये हैं, तो फर्स्ट वी कंट्रोल दी बेसिक डिजीज, we continue to give supportive therapy and we give antivirals। अगर ये भी इसके साथ चीज़ ये कि अगर सही टाइम पे हम शुरू कर दें, अर्ली शुरू कर दें, तब तो इसका इफेक्ट होता है। आई थिंक 48 या 72 घंटे के बाद बहुत इफेक्टिव नहीं रहती हैं एंटीवायरल ड्रग्स भी। ठीक ठीक। वापस टी राणा जी पे जाऊंगी, और ये सवाल अब आहार से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ठंडा खाएं गर्म खाएं, क्योंकि कहते हैं कि ठंडा खाने से निमोनिया के खतरे हैं, इसमें ये रंग का खाना खाना है, ये चीज़ नहीं करनी। आप मुझे बताइए कि क्या आहार मेडिकल साइंस प्रिस्क्राइब करेगी चिकन पॉक्स के लोगों को? देखिए, इसमें खाने में मैं बताऊं, वायरस जब भी किसी को होता है, खाने का ज्यादा परहेज नहीं होता। वो सिम्टम्स देखने होते हैं हमें किस तरह के सिम्टम्स हैं, खाना उसी तरह से पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं। सपोज करो बच्चा है तो उसको अवॉइड करेंगे, उसको ठंडा वगैरह मत देना। बड़ा है तो उसको कहेंगे आप वो डेली नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है नहाने से, और हल्के टॉवल से स्पॉन्ज करे, बहुत करे बॉडी को, टॉवल को। तो खाने का जो और रहने का जो है वो नीट एंड क्लीन, दूसरे से ना टच करे, अपने कमरे अलग बेड पे सोए, समझ रहे हैं? तो इस तरह की प्रिकॉशन बताते हैं। खाने में लिक्विड चीज ज्यादा लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या है, डिहाइड्रेशन की समस्या देखने को मिलती है चिकन पॉक्स से ग्रसित लोगों में। डिहाइड्रेशन की वजह से लिक्विड ज्यादा लेना पड़ता है इसमें। तो ज्यादा लें तो ज्यादा बेटर है, इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगी। इसके अलावा हम फिल्मों में सर देखते थे, इसके अलावा फिल्मों में देखते थे, साउथ इंडियन फिल्मों में ज्यादातर, कि अगर माता आती थी तो नीम के पत्तों में, तुलसी के पत्तों में उनको लपेट दिया जाता था एज एन एंटीऑक्सीडेंट। आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? क्या नीम का पत्ता साथ में रखना इसमें काम करेगा? नहीं, ये सारे मिथ्स है। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, सारे मिथ्स है अकॉर्डिंग टू आवर साइंस के, हमारे साइंस के हिसाब से हम इनको सब मिथ्स मानते हैं कि लोग ये टोकती होती थी। लेकिन हम पहले लोग होते थे, मानते थे, यकीन करते तो ठीक भी हो जाते थे, इसलिए मानते थे। यकीन भी बड़ी चीज है। एक बार सलील घर कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं। सर अपनी बात रख लीजिए। आवाज सर, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अब आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और उस पे आपने बात करी है। ये जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में आइए तो शीतला देवी के मंदिर हैं, और ये सब ये जनरली स्मॉल पॉक्स के लिए होते हैं। और ये क्या था, ये एक एंशिएंट ओल्डर टेक्निक थी टू स्टार्ट वैक्सीनेशन। जो भी बच्चे होते थे जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ करता था या वो हुआ करता था, तो ये लोग मेंडिकेंट्स जो जाया करते थे, वो जाके धीरे जो है बच्चों के, गांव के बच्चों में छोटी छोटी वो लगाया करती। दिस वाज द ओरिजिनल वैक्सीनेशन बाय द वे। और आई रेड अबाउट दिस, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, बट आई रेड दिस इन डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जीज बुक। ये अभी उन्होंने लिखी दी सेल, which is a book which should be read by all medical professionals। and जब ये चीज किया तो तब मुझे ये चीज एक्चुअली इसकी पता लगी, नहीं तो अदरवाइज हम लोग इतने सालों से ये चीज सिर्फ जानते थे और पढ़ते थे, पर इस एस्पेक्ट को हम नहीं समझ पाए थे। ये बहुत अलग और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपने यहाँ पर बताया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक माता कहने वाली बीमारी को
हर तरह से समझाने की कोशिश की, चाहे इसकी भ्रांति से जुड़ी हुई मान्यता हो या फिर मेडिकल साइंस के थ्रू आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जनता को बताया कि इस बीमारी में आप किस तरह से अपने रहन सहन में बदलाव लाकर किस तरह के प्रिस्क्रिप्शन से बदलाव ला सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हेल्थ की बात में आज हमने जाना कि चिकन पॉक्स की बीमारी किस तरह से फैल सकती है, किस तरह से फैलने से रुक भी सकती है। अगर और बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हेल्थ की बात।